हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको बता देते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बेटा आपके 12th फिजिक्स के अंदर भी होता है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। देखो यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो है फोटो, दूसरा इलेक्ट्रिक। दो से है, एक तो हो गया फोटो और दूसरा है इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब होता है फोटोन से, इसका मतलब तो है फोटोन, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी, यानी फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका नाम हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके कारण जो करंट फ्लो होता है उसको बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किस टाइप से वो करंट प्रोड्यूस होती है फोटोन से, उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखो बेटा, इसके लिए मैं इसका एक सेटअप बनाता हूँ जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, हर्ट्ज ने बताया था सबसे पहले। देखो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये आप लिख लेना। फोटो मतलब होता है फोटोन और इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। फोटोन के कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है उसको बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके पास में मेटल है, पहले तो एक ट्रांसपेरेंट ऐसी ट्यूब लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्यूब ली, इसमें वैक्यूम पंप लगा है, ठीक है। ये होता है इसमें वैक्यूम पंप, और इसके ऊपर दो प्लेट लगी होती है, दो प्लेट है, दो मेटल प्लेट लगी हुई है। देखिएगा यहाँ पे ये दो मेटल प्लेट है, एक यहाँ पे बिहेव करती है कैथोड की तरह, एक बिहेव करती है एनोड की तरह। ये मान लेते हैं कैथोड, ये मान लिया आपने कैथोड, ये कैथोड, और ये वाली प्लेट कौन सी होगी आपकी एनोड। और एनोड होता है वो आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल। आपने बैटरी से इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे मान लिया एमीटर लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला बेटा आपका कैथोड प्लेट है और ये वाली क्या होगी एनोड प्लेट। अब देखिए यहाँ पे जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, इस पर क्या इंसिडेंट हो रही है लाइट, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और वो कहाँ पर पहुंच जाएगा इस एनोड पे, और सर्किट कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसके ऊपर पहुंच रहे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे यहाँ पे वैक्यूम में, और वो किस पे पहुंच रहे हैं इस प्लेट के ऊपर। और यहाँ पर देखो सर्किट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होने लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस करंट होगी इस करंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिएगा ये मेटल है, मेटल प्लेट है आपके पास में, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई। लाइट में क्या होती है, लाइट एक टाइप से रेडिएशन है, पार्टिकल नेचर माना जा रहा था उसका उस टाइम में कि पार्टिकल टाइप से एक ये इंसिडेंट हो रही है, फोटोन की फॉर्म में, क्वांटा फॉर्म में इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे मेटल है, उसमें परसेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन में रहते हैं, उसके साथ में बाइंडिंग रहते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके जो न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन उसको तोड़कर निकल जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इसके अंदर फ्लो होता रहेगा। इस टाइप से सर्किट कंप्लीट है तो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट प्रोड्यूस होगी इसको बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप बात करें मेटल, मेटल कैसा ले, ऐसा मेटल लिया जाता है जहाँ जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। तो मेटल यहाँ पर जो मेटल प्लेट आप ले रहे हो, मेटल जो प्लेट आप बना रहे हो इस टाइप के मेटल की प्लेट बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो। इजीली रिमूव किससे होता है, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। किससे होता है मेटल प्लेट, किसकी लेते हैं, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है ये लो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है उसके आपने मेटल प्लेट बनाई, ठीक है। मेटल प्लेट उस मेटल के लेते हैं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और बेटा जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होती है, फर्स्ट ए ग्रुप है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है, फर्स्ट ए है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे
उसकी बाइंडिंग जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है। तो इन सब में आपसे ये बोल दिया जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट इनमें से बनानी हो तो आप कौन से मेटल के बनाओगे, सीजियम के, उसके बाद में रूबीडियम पोटेशियम से, ठीक है, यानी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है उस मेटल की प्लेट बनाते हैं, ठीक है। तो स्लाइड से इसको क्या मिल रही है, इस स्लाइड से बेटा इसके पास में आ गई एनर्जी, इसको मिली एनर्जी, ये मान लें कि लाइट है उसको एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी h न्यू, इसको एनर्जी मिल रही है। अब इस एनर्जी में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, या मैक्सिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, और उसको नाम दे देते हैं थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इमिट करने के लिए, निकालने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है, उसी का नाम होता है वर्क फंक्शन बोल देते हैं उसको। ये क्या होता है वर्क फंक्शन, जिसको आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बताएंगे। ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी मिनिमम इतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इसका नाम क्या होगा, वर्क फंक्शन होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने जैसे सपोज कर लिया कि आपके पास में, जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ आपके पास में जो लाइट आ रही है उसके अंदर एनर्जी है 20 जूल, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है मैंने मान लिया कि वो है 15 जूल, ये मान लिया, ये सपोज कर रहा हूँ, ये सपोज किया ये मैंने कि 15 जूल है, ये इसका फाई है, यानी वर्क फंक्शन कितना है इसका 15 जूल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी वो कितनी 15 जूल। तो 15 जूल एनर्जी तो यहाँ पे किसमें काम आ गई, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा, 5 जूल के बराबर इसकी एनर्जी बच गई, वो किस में यूज होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको मैंने बेटा यहाँ पर ये बताया, ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब ली आपने, ट्रांसपेरेंट ट्यूब ली, बेटा ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये हैड्ज ने किया था 1887 के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऐसे लाइट इस पे इंसिडेंट किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो एमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस हुई है। वो किस टाइप से प्रोड्यूस हुई इसके बारे में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसके बारे में आइंस्टीन ने फिर डिटेल में बताया था, ठीक है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी उसको यूज में लेकर, ठीक है। देखिए आगे, तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ से ये मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इसके ऊपर पहुँचेगा, ठीक है, ये वैक्यूम प्रेजेंट है इसके अंदर, और यहाँ पर देखो बहुत सारे चार्ज ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, इस चार्ज को बोल देते हैं, इस वैक्यूम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसको बोल देते हैं स्पेस चार्ज, यानी ये स्पेस प्रेजेंट है इसमें चार्ज है, इसको बोल देते हैं स्पेस चार्ज। ये हो गया आपका स्पेस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे, इसमें एक पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, वो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट रहेगी आपकी, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है, ये होगा वी ए नॉट माइनस वी सी। इसको आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर करंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी इसको हम पढ़ेंगे। बस यहाँ पे मैंने इतना ही बताया है अभी तक तो, कि यहाँ से मेटल की एक प्लेट है जिसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट की, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसकी सरफेस पे उसको निकालने के, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन वो अंदर प्रेजेंट है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, कोलाइड में अपनी एनर्जी वो खत्म कर देंगे, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करे, और उसके लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, उसी का नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, या उसी को बोल देते हैं वर्क फंक्शन, या जो फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर उसको क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या बताया, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस विच हैव लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, and if circuit is completed then flow of current take place in opposite direction of electron which is known as photoelectric current and effect is known as photoelectric effect, ठीक है। मैं देखो एक एक पॉइंट करके सारा बताता हूँ आपको, पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या इसी को डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन लाइट, या रेडिएशन भी बोल सकते हो आप, लाइट
incident on metal surface, then electrons are emitted. Then electrons are emitted from metal surface. When light incident on metal surface, then electrons are emitted from metal surface, and if circuit is completed, if circuit is completed, then flow of current take place. Flow of current take place, which is known as photoelectric current. And effect is known as photoelectric effect. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कि मेटल की सरफेस पे जैसे लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा मेटल सरफेस से, कितनी एनर्जी से वो रिमूव होगा, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलेंगे, इसको भी बताएंगे। तो इफेक्ट क्या हुआ कि फोटोन के कारण जो करंट फ्लो हो रही है जिसका नाम होता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इसी इफेक्ट का नाम होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे देखो, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके कुछ पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं, फिर से बताएंगे कि एक करंट है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। नोट कर लो एक बार इसको, नोट कर लिया। ये बेटा नीचे लिख रहा है फोटो करंट एंड इफेक्ट इज नॉन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा कट रहा था, देखो आ गया। यहां पे देखो 2-3 पॉइंट है, उनको मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। ये आपके पास में मेटल है, ये आपके पास में मेटल सरफेस है, ये मेटल प्लेट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी ऐसी, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन को इमिशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी का नाम होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ वर्क फंक्शन कई जगह पे इसको W या W नोट से भी रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत सी जगह इसको W भी बोला गया है, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया गया है, कई जगह पर फाई नोट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन रियल में क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसी को बोल देते हैं वर्क फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नॉन एज वर्क फंक्शन। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई या W से। तो फाई क्या होगा, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। मैक्सिमम रिक्वायर्ड तो कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी, h के बराबर है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल टू होगा h न्यू। यहां पे न्यू नॉट लिख दिया मैंने, न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एस तो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। न्यू नॉट क्या होगा यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि क्या होता है, इसको भी मैं बता देता हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर emission of electron from metal surface is known as threshold frequency. ठीक है, minimum required frequency for emission of electron, for emission of electron from metal surface is known as threshold frequency. ठीक है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा. तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा नॉट. ठीक है, और इसी को क्या बोल देंगे? लेमडा नॉट क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. एनर्जी मिनिमम होती है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम. ठीक है, तो यहां पर लेमडा नॉट क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम wavelength of light which is required for emission of electron from metal surface. Emission of electron from metal surface is known as lambda naught. उसी को हम क्या बोल देते हैं? लैम्डा नॉट. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है? मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क या एनर्जी होती है, उसका नाम होता है वर्क फंक्शन. और उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और उसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये फोटोन डाला, ये लाइट इंसिडेंट की इसके ऊपर, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, मान लो बताया था आपको, ये मान लो इसकी एनर्जी थी 20 जूल के इक्वल, और यहाँ पर आपका ये मान लिया 15 जूल था, तो 5 जूल एनर्जी कहाँ पर होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसमें यूज में आ जाएगी. ठीक है, उसको बताने के लिए बेटा ये एक्सपेरिमेंट का ये इलेक्ट्रॉन वो करंट क्यों फ्लो हो रही है इसके बारे में हर्ट्ज को नहीं पता था. ये किससे बताया गया था? आइंस्टाइन से. आइंस्टाइन ने बताया, तो लिखेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन. हेडिंग लिखो इसके लिए, आइंस्टाइन इक्वेशन. देखो आइंस्टाइन इक्वेशन. आइंस्टाइन इक्वेशन. देखो टोटल एनर्जी E, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी टोटल एनर्जी E, जिसमें से कुछ काम किस में आएगी? वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में. रिमेनिंग किस में होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू. ये क्या होगा? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता देता हूँ. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच कॉमन लिया, या न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा भी होता है. एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट. ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी कॉमन लिया तो क्या होगा? 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट. देन काइनेटिक एनर्जी ई मैक्सिमम भी लिख देते हैं कई जगह इसको. एच सी एलसीएम लिया तो क्या होगा? लेमडा लेमडा नॉट.
क्या बच गया आपके पास में, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है उसकी रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में या फिर वेवलेंथ के साथ में, तो ये वाले रिलेशन बनते हैं। अब देखो उसकी वेलोसिटी पूछी जाए कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ये होगा hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। ये वेलोसिटी को आप देखोगे तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2hc अपॉन m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। स्क्वायर हटाते हैं क्या कर देते हैं, सामने वाले का रूट ले लोगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2hc बाई m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट अंडर दी रूट। तो बेटा ये आपकी होगी जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा होता है। आपकी टोटल एनर्जी क्या थी, ऐसी, ये तो टोटल एनर्जी थी आपकी जो लाइट के अंदर थी इंसिडेंट हो रही थी, इसमें से वर्क फंक्शन के इक्वल इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन में काम में, रिमेनिंग जो एनर्जी थी उस इलेक्ट्रॉन ने गेन की और अपनी मूव करने के अंदर लगा दी। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में काम में आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का इनके साथ में रिलेशन देख सकते हो या फिर वेलोसिटी उसका रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करती है, देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डिपेंडेंस बता रहे हैं। चले आगे, इनके भी ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का, इनके साथ में क्या ग्राफ होता है सारे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में बता देता हूं। इसके लिए मैं दोबारा से डायग्राम उसकी हेल्प से बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देखो ये अपनी ट्रांसपेरेंट ट्यूब थी जिसके अंदर वैक्यूम था, ये सब बता चुके हैं। ये आपकी प्लेट थी कैथोड, और ये सर्किट को कंप्लीट कर रखा है। ये एनोड है, ठीक है। जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ये स्पेस चार्ज, ये हो गया आपका स्पेस चार्ज, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए तो उसके कारण करंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, VA माइनस VC, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर ये वाला जीरो कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस ये जीरो कर दिया, तो क्या करंट का फ्लो नहीं होगा क्या, अभी भी करंट का फ्लो होगा, बहुत कम करंट का फ्लो हो सकता है। क्यों हो सकता है यहाँ पर इस कंडीशन में भी करंट का फ्लो, जिसको मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। देखो इधर तो करंट, कौन सी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इधर VA माइनस VC, अगर इसको मैंने जीरो लिया तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे ऐसे होते हैं कि लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, जैसे लाइट उन पे इंसिडेंट होती है उसको गेन करके हाई काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसलिए करंट जीरो नहीं हुई, कुछ ना कुछ करंट तो रहेगी। क्लियर हुआ। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जैसे जैसे ये वाला आपने इसका डिफरेंस इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर लगेगा, किधर से किधर होगा, एनोड टू कैथोड। और जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिजिक्स में आप पढ़ के आते हो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसके जस्ट अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगी, करंट ये भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इमिट हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपकी एनोड पे पहुंच गए,
उसके बाद में तो करंट और नहीं बढ़ सकती, उसके बाद में तो कितना भी बढ़ाओ, उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद में करंट नहीं बढ़ेगी, उसको बोल देते हैं सैचुरेशन करंट। इसको मैंने लिखा IS, ये हो गया आपका सैचुरेशन करंट। ये है सैचुरेशन या सैचुरेटेड करंट भी बोल देते हैं। और करंट कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर 0 भी है, यहां पर देखो तब भी है करंट का फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ये वाली करंट फ्लो होगी। उसके बाद में आपने इसका डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसमें पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में होने लगा, तो करंट का फ्लो क्या होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जैसे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कैटाइन बन गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन फ्लो रहा, फिर यहाँ पर आ गया, इसको न्यूट्रल बनाता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर और बताते हैं आपको कि ये वाली जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो किस पे डिपेंड करेगी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी डिपेंडेंस बता रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है किस पे डिपेंड करेगी? बेटा यहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेंगे करंट उतनी ज्यादा होगी। हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। जितना ज्यादा चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा करंट उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी मीट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी मीट होंगे जब यहाँ पे गिरने वाले फोटोन है वो ज्यादा होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इंटेंसिटी क्या होगी? एक पर्टिकुलर एरिया है, यूनिट एरिया है, उसमें यूनिट टाइम में इंसिडेंट होने वाले फोटोन्स के नंबर, तो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो भी बढ़ जाती है। तो ये क्या होगी? डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है? यूनिट एरिया में इंसिडेंट होने वाले फोटॉन्स के नंबर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट इसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखो तो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी? इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गया? आगे देखो, ये बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी पे इन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद में क्या है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना उतनी ज्यादा उसकी करंट होगी। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो वर्क फंक्शन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। और भी पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इस करंट को जीरो कब कर सकते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा एक बार। नोट कर लिया? देखिएगा, तो बेटा आपको ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जानते हैं I इक्वल टू होता है Q/T। Q क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे तो डिपेंड करती है, लेकिन इंसिडेंट होने वाले फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इस पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख लेना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन frequency and wavelength of incident light। इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जबकि अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो ये मान लिया कि 10 जूल है। ठीक है, इसमें 5 रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो 5 की क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन को 5 की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अगर ये 20 आपने डाला और यहाँ पर 5 है, ये तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन में काम आया वर्क फंक्शन में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर मिलेगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी 15 जूल ले रहे हैं तो 15 जूल वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इस इलेक्ट्रॉन की देखो बेटा उतनी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इसके भी उतनी रहेगी। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये भी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी ना, या कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को इमिशन में काम आएगी, रिमेनिंग एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज में आएगी। बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इंटेंसिटी से तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जिससे करंट बढ़ेगी। ऐसे बता देते हैं बेटा वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल की नेचर पे। जैसे सीजियम है तो वर्क फंक्शन कम होगा, लिथियम होगा तो कंपेरेटिव वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन फाई, वर्क फंक्शन फाई डिपेंड्स ऑन, वर्क फंक्शन फाई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। मेटल उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद में पढ़ते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी से रिलेटेड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो क्या होता है, मैं इसको उतार लो एक बार, मैं दोबारा से बताता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ठीक है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेटा ऐसा पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल या मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी जस्ट जीरो हो जाती है, उसको बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। करंट फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाता है, उसको बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिएगा देखो हेडिंग लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो मैं फिर से बना रहा हूं, ये लिया मैंने कैथोड, कैथोड प्लेट है और ये होगा एनोड प्लेट, ये एनोड, और ये होता Va माइनस Vc, और यहाँ पे करंट है, इसका फ्लोर है जिसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इस पे पहुँच रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसका पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा हूँ, इसका पोटेंशियल मैं डिक्रीज करता जा रहा हूँ, इसका पोटेंशियल मान लो मैंने कर दिया जीरो। तब भी बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जो यहाँ पर पहुँच जाएंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पोटेंशियल को भी और डिक्रीज करता जा रहा हूँ, इसका पोटेंशियल और डिक्रीज करके मैंने कर दिया नेगेटिव में, सपोज करना है ये मैंने कर दिया नेगेटिव, और मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ उस इलेक्ट्रॉन पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, कौन सा, नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जस्ट यहाँ से पहुँचने से पहले रुक जाएगा और क्या होगा, वापस आ जाएगा, मैक्सिमम वाला ही वापस आ गया इधर, यानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो बाकी की काइनेटिक एनर्जी तो इससे कम है, वो तो रास्ते से वापस चले जाएंगे। तो मिनिमम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख देता हूं, मिनिमम
नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड with respect to cathode, at which photoelectric current becomes zero. Photoelectric current becomes zero. Photoelectric current becomes zero. Is known as stopping potential. Is known as stopping potential. नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो जैसे मैं इसको ग्राफ से बनाऊं, जैसे इधर बना देता हूं इसका ग्राफ, चलो इधर ही बनाते हैं। ये लिया वी ए माइनस वी सी, देखो देखिएगा यहां पे बेटा मैंने ये देखा था कि यहां पे ये जीरो हो गया, उस कंडीशन में कोई ना कोई करंट होती है, फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है, फिर क्या आ रही थी, सैचुरेशन करंट। अब इसमें मैंने इसको तो जीरो कर दिया कैथोड वाले को, इसको मैंने बढ़ाया नेगेटिव के अंदर आ रहा है, और एक वैल्यू ऐसी होगी इसकी जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, उसी को हम बोल देते हैं वीएस। वीएस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी मतलब पोटेंशियल है, एस मतलब स्टॉपिंग, ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला भी बताते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इसका। देखो बहुत सिंपल सा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे देखो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं मैक्सिमम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे कितना है, जीरो, इक्वल टू जब भी इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ई, और इस पे वोल्टेज क्या लगा रखा आपने, नेगेटिव, माइनस, और उसको क्या बोल रहे हैं, वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड ये होगा ना, माइनस वी एस, तो कितना होगा, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू वी एस, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या आ गया, वी एस इक्वल टू हो गया ई मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई। देखो क्या खूबसूरत सा फॉर्मूला बन गया, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी है, इसी के इक्वल होता है, डिवाइड बाई ई। अगर मैंने आपको ये बोल दिया, जैसे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या पूछे जाते हैं, नीट में बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वी एस क्या होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, ई से ई कैंसिल आउट, क्या होगा, 5 वोल्ट, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है उतना ही वोल्ट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितनी होगी ना, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा इसका 5, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही होगा, वोल्टेज में होगा 10 वोल्ट। क्लियर हुआ, नोट करो इसको। अब बताते हैं बेटा, इसके ग्राफ पे आते हैं, इसके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ बनाता हूं, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। देखो हेडिंग डालो ग्राफ,
इसके बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्लोप वगैरह के बारे में पूछा गया। ग्राफ ग्राफ की बात की मैंने। पहला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, ईके भी लिखा जाता है इस काइनेटिक एनर्जी को, मैं ईके लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वीएस, वीएस लगा दिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू। इनमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार बेटा खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं साथ में मिलकर क्या करते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूला उसको अप्लाई करो, एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक बार अपने से ट्राई कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल में करना क्या होता है। करो ट्राई। तो आपने ट्राई किया, देखो आपके पास में ये आया था टोटल एनर्जी ई टोटल इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या होगा, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन में रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ई के इक्वल टू क्या होगा, ई टोटल माइनस 5, यही बात, हालांकि बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। ये क्या होगा, एच काइनेटिक एनर्जी में पूछा ना, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है एस न्यू, और ये क्या होगी एस न्यू नॉट, ठीक है। इन दोनों में ग्राफ पूछा, क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा एम, रिमेनिंग क्या होता है इंटरसेप्ट सी। तो ग्राफ क्या होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप पॉजिटिव है, किधर हो गया अपर डायरेक्शन, इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव। देखो इधर तो ले रहे हो आप काइनेटिक एनर्जी न्यू, तो क्या होगा, ऐसा आएगा नेगेटिव इंटरसेप्ट। ये होगा आप एंगल थीटा, और टेन थीटा क्या होता है इसका स्लोप, और यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल है एच, और ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा एस न्यू नॉट, ये इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। आगे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू, और आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ये था ना। तो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन वी एस। देखो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमने जस्ट इससे पहले देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, कि नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर काइनेटिक कोई भी इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर करंट का फ्लो रुक जाता है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे ऐसा होता है उसको बोल देते हैं, हमने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमने देखा था वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ ताकि माइंड में सेट होता रहे। ये आपका था कैथोड, ये आपका था एनोड, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल कितना है जीरो, और इसका क्या होगा नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। आगे देखो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो, क्योंकि माइनस ई और जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो। ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, इधर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस ई माइनस वी एस, यानी ई वी एस होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई वी एस।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे EVS, VS मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एस न्यू माइनस एस न्यू नॉट, ये हुआ। तो VS इक्वल टू क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ग्राफ किसमें, VS वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में। तो y इक्वल टू क्या होगा, mx, ये तो एक्स एक्सेस पे न्यू मानेंगे, और साथ में जो भी मल्टीप्लीकेशन होता है वो स्लोप अपॉन c, ये इंटरसेप्ट। तो सेम वैसा ही ग्राफ होगा, VS और न्यू में, ठीक है, mx अपॉन c। तो इंटरसेप्ट क्या हुआ, एस न्यू नॉट अपॉन ई, और ये थीटा स्लोप किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा, जो किसके इक्वल है एस बाई ई। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका स्लोप है वो क्या आ रहा है एच, और इसमें स्लोप आ रहा है एच बाई ई, ठीक है। नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं यहाँ पे, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर मैं इसी के थोड़ा सा ऊपर से हटाकर मिटाकर इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करवाता हूं, पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, हालांकि आईआईटी में पूछा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मिटा दे इसको। देखो ऊपर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, ये ग्राफ तो समझ में आ गया ना किस किस का ग्राफ है। अब देखो क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्वेश्चन को। ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और इसका दे रखा कि स्लोप इज x। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप आ रहा है वो कितना है, x। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं यहाँ पे VS लिख रहा हूँ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसका जो स्लोप आ रहा है वो इन्होंने बोला था इज y। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ x एंड y, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ x एंड y, x रेशियो y लिख दिया मैंने, x एंड y। तो इसका स्लोप है वो तो x मान रखा है, इसका स्लोप कितना मान रखा है y, इसका रेशियो पूछा है x अपॉन y पूछा है। तो इसका स्लोप किसके इक्वल आ रहा है h, और इसका स्लोप किसके बराबर आ रहा है h अपॉन ई, h से h कैंसिल आउट, तो स्लोप और उसका रेशियो किसके इक्वल होता है ई, इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। कई बार बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसकी वेलोसिटी के साथ में रिलेशन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो मिटा दें इसको, ये तो समझ में आ गया ना बेटा। ये वाला ग्राफ हम पढ़ चुके हैं जिसका स्लोप क्या था h, और इसमें जो ग्राफ प्लॉट किया था उसका स्लोप क्या था s बाई ई, दोनों का रेशियो आपने देखा तो क्या था e। आगे देखो, नेक्स्ट देखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमने यहां पे देखा, काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ रही है, EVS के, काइनेटिक एनर्जी ई के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। कई जगह बेटा VS है, इसको V नॉट से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है, कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल दिया जाता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, एनसीईआरटी में स्टॉपिंग लिखा है तो हम स्टॉपिंग बोल रहे हैं, कट ऑफ पोटेंशियल भी इसका नाम होता है। जैसे मैं EV नॉट लिख लूँ, इसके V नॉट यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू होता है EV नॉट, तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 EV नॉट बाई m, तो V इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 EV नॉट बाई m। कई बार ऑप्शन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के अंदर रिलेशन बताओ, ये देखो ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, एक मेटल था सरफेस, उस पर लाइट इंसिडेंट हुई,
जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन, उसके कारण इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और सर्किट कंप्लीट किया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे एनोड पे पूछे तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बोल देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट, जिसको आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रेडियस इस पे इंसिडेंट हो रही है, जो भी रेडिएशन या जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी है, कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम में आएगी, मिनिमम एनर्जी, जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन। रिमेनिंग उसको किस में कन्वर्ट काम में आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, क्योंकि उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी है वो भी कितनी होगी, जीरो, रुक जाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन तो वैसे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम कौन सी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और बता देते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, कोई भी अल्फा पार्टिकल उसकी कैसे कैलकुलेट करना उसको भी पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए एक बार। समझ में आ गया होगा बेटा ये। तो नेक्स्ट सेटिंग बताते हैं कि कोई भी अल्फा पार्टिकल है वो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो न्यूक्लियस की क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस क्या होगी, कहां तक वो पहुंच पाता है। देखो इसको मिटा दें। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के करना होता है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जहां पर भी वेलोसिटी वगैरह दे रखी है, आपको लिखेंगे हेडिंग क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस क्या होती है? देखो मैं ये मान लेता हूँ, ये कोई एटम है, कोई भी एटम मान लिया आपने, उसके न्यूक्लियस में चार्ज किसके बराबर होता है, Ze के बराबर। ठीक है, इनफाइनाइट है, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इनफाइनाइट से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसके पास आएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जाकर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाके रुक जाएगा, क्योंकि डबल आयनाइज हीलियम पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा, एक पॉइंट ऐसा आ गया यहां पर जाकर ये रुक गया, ये मान लिया। अल्फा पार्टिकल उसका मास मैं m अल्फा मान लेता हूँ, वेलोसिटी इसकी v अल्फा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में है, यहां पर आकर वो रुक गया, यानी यहां पर आप देखोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, जीरो, सिर्फ क्या बचेगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल, हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से हम करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी है वो तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, क्योंकि पार्टिकल और मूविंग पार्टिकल है, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखोगे, यहां पे आके रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये होगी के Q1 ZE। अल्फा पार्टिकल होता है डबल आयनाइज पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, 2e। ठीक है, अपॉन आर, तो क्या बना आपके पास में, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ZE स्क्वायर अपॉन आर। आर को इधर ले आओ, डिस्टेंस तो ये है ना क्लोजेस्ट, आर इक्वल टू इधर आ गया तो कितना होगा, 4 के ZE स्क्वायर अपॉन एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ये हो गया बेटा इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। और आपको ये बता देते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 4 टाइम होता है हाइड्रोजन का, जैसे केजी में लेना हो तो 1.67 × 10⁻⁴ ये होगा।
सॉरी 27। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन आपसे करनी है, मैं ऐसे बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल है वो इनफाइनाइट से चला विथ वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट से आ रहा है विथ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, ये मान लिया 92 यूरेनियम 238। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस वो कैलकुलेट करनी, फॉर्मूला लगाओगे क्या होगा, आर इक्वल टू 4, के की वैल्यू बता देते हैं बेटा, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 9 फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो 4k 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जेड कितना है 92, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर, अल्फा पार्टिकल 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू वेलोसिटी कितना 200, इसका स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व करेंगे किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये था नियरेस्ट अप्रोच डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस। क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दो, इनिशियल एंड फाइनल। तो ये था बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो आज कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हमने इसको फुल डिटेल में पढ़ा है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो पढ़ते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आपके पास में सीट है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक बार लेक्चर को फिर से देखिएगा क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आता है, 12th की फिजिक्स ऑलमोस्ट आप पढ़ोगे वहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, उसका मैक्सिमम पार्ट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में, गैसेस स्टार्ट करेंगे हम। ऑल द वेरी बेस्ट।